हेलो स्टूडेंट, आज बच्चों हम लोग आमने सामने आए हैं। टेस्ट पेपर 3 का डिस्कशन आज करना है हम लोगों को। टेस्ट पेपर 3 जो कल हुआ था, जिसके टॉपिक थे केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड और आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छा पेपर था, 60 मिनट में करने लायक था। पेपर डिस्कस करने से पहले फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि 45 में आपके 44 क्वेश्चन सही हो तभी कॉन्फिडेंस आता है, नहीं। ये तो पेपर के स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है कि पेपर किस स्टैंडर्ड का है। अगर भाई पेपर बहुत ही इजी है, सभी बच्चों के 44, 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो भाई आपके भी सही होने चाहिए। अगर पेपर थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है, तो अगर बाकी लोगों के 40, 41, 38 सही हो रहे हैं, आपके भी 37, 36 सही हो रहे हैं, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज कल के इस पेपर में हाइड्रोजन इस कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने नहीं पूछा। आइसोमेरिज्म का भी कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने नहीं पूछा, एक आध पूछा है। मेन क्वेश्चन आपने भी पूछे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। जानते हो बेटा, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मैं आपको देता तो मुझे विश्वास था कि वो सभी बच्चे फटाफट कर देते। मैंने एनसीईआरटी की लाइनों से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाए जिसमें आपको प्रॉब्लम आई। तो आज हम लोग उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपके 35 to 40 के बीच में क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेफिक्र रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आज का पेपर डिस्कस करने। आज आप लोगों ने मुझसे 16 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से सबसे पहले आपने पूछा पहला क्वेश्चन। बच्चों आई एम सॉरी, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है बेटा। करेक्शन इसमें यह है कि इसका जो आंसर आपको दिया गया है 1, बट इसका आंसर होगा 2, और 2 में भी थोड़ा सा करेक्शन है। आई एम सॉरी, ये +4 होगा। एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड दिया गया है, तो सॉलिड देने के कारण ये तो बेकार हो जाएगा। अपन लोग केसी का जो यूनिट होता है दैट इज मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, राइट। तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। प्रोडक्ट सॉलिड है तो वहां पर गैसियस मोल तो है ही नहीं, और रिएक्टेंट साइड पर गैसियस मोल से है 3 और 1 4। इसलिए केसी का बच्चों यूनिट आएगा मोल की पावर -4। नीचे आएगा लीटर की पावर -4, जो ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, लीटर की पावर +4 हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा यहां पे करेक्शन था। बात करते हैं केपी की। केपी का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन। तो एटमॉस्फेयर और डेल्टा एन की वैल्यू -4 है, एटमॉस्फेयर की पावर -4। सो सेकंड इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड लगाया था वो अपने अपने मार्क्स में 4 नंबर ऑटोमेटिक ऐड कर ले। ऑनलाइन पेपर है, कॉपी चेक हो चुकी है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा करेक्शन ये था कि लीटर की पावर 4, और सॉलिड को अपन छोड़ देंगे। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे 0, और गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 4, तो 0 - 4 हम लोग करेंगे, राइट। पहले की बात आपने क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये वाला सवाल है। चलिए भाई देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों ने मुझसे डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन पढ़ा होगा। डेल्टा जी नॉट बराबर -RT ln, केसी लिख दो या केपी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज गैस कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln को अगर हटाना चाहे, लॉग में बदलना चाहे तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगर इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो, फील करना बच्चों, जीरो से कम क्या होता है? जीरो से कम होती है नेगेटिव वैल्यू, मींस इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, फील करना बच्चों, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, समझना जरा मेरी बात, मान लो डेल्टा जी नॉट है -1, मान लो समझाने के लिए सिर्फ, तो 2.303 RT log Kc, माइनस से माइनस कट गया, फील करना बच्चों, सिर्फ फील करना, तो log Kc बराबर कुछ वैल्यू निकल कर आई ना, कोई वैल्यू, कुछ तो वैल्यू आई, कोई तो पॉजिटिव वैल्यू आई होगी, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आया होगा, तो Kc जब निकालेंगे तो इसका बेस 10 होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू 10 की पावर में चली जाएगी, मतलब Kc की जो वैल्यू आएगी वो 10 की पॉजिटिव पावर में आएगा, ये पॉजिटिव पावर 0.1 भी हो सकता है। कुल मिला के यहां से निष्कर्ष ये निकला है कि Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। आप 10 की कोई भी पावर पॉजिटिव लगा दीजिए, चाहे फिर वो 0.001 ही क्यों ना हो, वो वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी। इज इट क्लियर? तो अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा तो Kc का वैल्यू मोर देन 1 आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात बेटा समझ में आपको आ रही है? ओके, तो Kc क्या होगा बच्चों? मोर देन 1 होगा। सिमिलरली तो पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया, ये तो ट्रू हो गया। ये क्या है? ट्रू हो गया। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 तो Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, डेल्टा जी नॉट 0 तो K बराबर बन देना बेटा, यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं। इफ डेल्टा जी नॉट इज 0, फील करना बच्चों, तो यहां पे जब 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 में डिवाइड हो जाएगी। तो आप खुद देखिए, log Kc बराबर 0 तो Kc बराबर 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। अर्थात अगर डेल्टा जी नॉट 0 होगा तो Kc की वैल्यू 1 होगी। हाँ भाई, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट बच्चों, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, तो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे तो Kc की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। क्यों? डेल्टा जी नॉट अगर आप पॉजिटिव रखते हैं यहां पर, तो पॉजिटिव जब रखेंगे तो log Kc निगेटिव आएगा, तो Kc बराबर 10 की पावर निगेटिव होगी, और 10 की निगेटिव का मतलब है वैल्यू दशमलव में आएगी, 1 से कम आएगी, तो Kc की वैल्यू 1 से कम होगी। बच्चों ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। 4 देखिए, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, तो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो Kc की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। ये 1 से कम बता रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। आपसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट ही पूछा गया है। सो 4th इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, ये सब मैंने आपको क्लास में विधिवत पढ़ा रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपने पूछा है, जरा देखिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है भाई इसमें। चलो देखें। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A बराबर B प्लस C। इसके लिए डेल्टा जी नॉट बच्चों आपको दिया है 2494.2 जूल
टेम्परेचर है 300 केल्विन एट ए गिवन टाइम, एट ए टाइम टी, एट ए टाइम टी द कंसंट्रेशन ऑफ ए is 1/2, the concentration of B is 2 and concentration of C is 1/2। तो सवाल है रिएक्शन प्रोसीड इन, ये क्वेश्चन है। देखो बेटा कुछ बच्चों ने कहा सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। यह सवाल बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते थे। बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको पॉजिटिव दी गई है, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, खत्म। और आपको मालूम है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब जाती है, जब Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होती है। यस द आंसर इज रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज Q इज ग्रेटर देन Kc। कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन सवाल था। आप लोग कैलकुलेशन में फंसे रहे और ये सवाल तो दिमाग लगा के सॉल्व हो गया। अब चलिए मानते हैं कि आप दिमाग नहीं लगा पाए, आप ऐसे नहीं सोच पाए, तो आइए इस सवाल को विधिवत सॉल्व करके करते हैं। सुनना देखिए, सबसे पहले मैंने सवाल को वर्बली कर दिया। अब देखो बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इनका कंसंट्रेशन दिया, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फील करना, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे Q, ठीक, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे Kc, फिर Q को Kc से कंपेयर करेंगे। अगर Q की वैल्यू बड़ी आती है तो बैकवर्ड में जाएगा, Q की वैल्यू छोटी है तो फॉरवर्ड में जाएगा, और Q की वैल्यू Kc के बराबर है तो इक्विलिब्रियम पर होगा। ये इसका तरीका होगा विधिवत सॉल्व करने का। लेकिन इससे अच्छा तरीका था वर्बली, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, Q होगा Kc से बड़ा। ठीक है, आइए ऐसे करते हैं। यूजिंग द रिलेशन डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT लॉग Kc। डेल्टा जी नॉट दिया है 2494.2 जूल में रखा है बच्चों, माइनस 2.303, R की वैल्यू जूल में रखेंगे 8.314, टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे 300 केल्विन, लॉग Kc। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये दो जीरो यहां से उड़ा दूं तो दशमलव बच्चों ये यहां पर आ जाएगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग 3 से मैं अगर इसको काटूं, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इतना आएगा। और ये वैल्यू से ये वैल्यू देखिए कट गई, तो अगर आप ध्यान से देखें लॉग Kc बराबर आ गया माइनस का 1/2.303। ओके, ये देखो बेटा, हाँ थोड़ा सा मान सकते हैं, ये कैलकुलेशन है। यहां पर तो कैलकुलेशन वो भी नहीं था, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप इसको डिवाइड करिए, अगर मान लीजिए रफली कर रहा हूं, अगर ये वैल्यू ना होती तो 1/2 इज 0.5, तो 0.5 से कुछ कम मान लेते हैं, 0.4 मान लेते हैं, तो Kc बराबर आ गया 10 की पावर -0.4।
10 की पावर -0.4 को लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 0.6। ओके, आप इसको कह लें 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 0.6। 10 की पावर 0.6 की वैल्यू आपको याद होगी 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16, 4 वैल्यू इसकी आती है। तो ये आपका आ गया 0.4। केसी कितना आ गया 0.4। आई होप हमारे स्टूडेंट को इसकी वैल्यू याद होगी। 10 की पावर 0.6 की वैल्यू होती है 4, और 4 में 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की वैल्यू आएगी 0.1। ये बच्चों आपने केसी निकाल लिया। यहां जरा क्यू निकाल कर देखिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहां पर, अगर आपको दिखाई पड़े। अगर मैं चलिए यहां कर देता हूं, तो क्यू बाहर जल निकालिए। बी का कंसंट्रेशन 2 इंटू सी का कंसंट्रेशन 1/2 अपॉन ए के कंसंट्रेशन का पावर, तो 1/2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, Q की वैल्यू आ गई 4। आप देख सकते हैं KC की वैल्यू 0.4 है, Q की वैल्यू 4 है, मतलब Q इज ग्रेटर देन KC। और अगर Q KC से ज्यादा होता है, आप देख रहे हैं Q की वैल्यू KC से ज्यादा आ रही है, तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, बाबड़ा क्लियर हो गई? ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? 2 जीरो से दशमलव यहां पर आ गया, 3 से काटा 8.314 आ गया, इससे ये कट गया, माइनस का 2.303 नीचे आ गया। अगर इस वैल्यू को हटा दें तो 1/2 का मतलब होगा 0.5, तो ये वैल्यू 0.5 से कुछ कम आएगी, मान लिया 0.4, माइनस की जगह माइनस लगा रहेगा। तो केसी बराबर आ गया 10 की पावर -0.4, इसको ब्रेक करके लिख दीजिए 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 0.6। 10 की पावर 0.6 की वैल्यू आपको याद होगी, 10 की पावर 0.5 होता है 3.16, तो 10 की पावर 0.6 होगा 3.16 से ज्यादा 4, तो 4.4 आ गया। Q की वैल्यू कितनी आई है? 4। Q इज ग्रेटर देन KC, इसलिए बच्चों इसका आंसर होगा सेकेंड। राइट, ये इसका विधिवत तरीका था, और इससे पहले जो मैंने बताया था वो ट्रिकी तरीका था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपने पूछा है। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई, देखे जरा तुम किस खेत की चिड़िया हो। ठीक, चलो। रिएक्शन ए रिवर्सिबल का साइन बी, विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, यूजुअली हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं ग्राफ, तो अपन लोग यही तो बताते हैं रेट वर्सेस टाइम में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यही तो पढ़ाया जाता है। अच्छा, ठीक है, आप लोग ये भूल गए, ये तब पढ़ाया जाता है जब रेट जो हो वो अपने अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय पास होगा, फील करिएगा, ए की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगी, तभी आपने ग्राफ ऊपर से नीचे लाया। जैसे जैसे समय पास होगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, ग्राफ आपने ऊपर की तरफ बढ़ाया। यही तो करते हो। अब जरा फील करो, इन्होंने आपसे बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे समय पास होगा, एक ही कंसंट्रेशन दैट इज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो बिल्कुल सही आपने सोचा, लेकिन
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। जैसे जैसे समय पास होगा बी की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, वो तो पक्का है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ने पर बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। और बस इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर जिस पर ये आ जाएगा वही आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। सो विच ग्राफ इज करेक्ट, आप देख सकते हैं फोर्थ ग्राफ जो है वो सही लग रहा, ये देखिए गलत है। बैकवर्ड रिएक्शन आप कॉन्टिन्यूअस बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। बैकवर्ड रिएक्शन आप कॉन्टिन्यूअस कम कर रहे हैं, ये गलत है। फॉरवर्ड की रेट आप बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, फॉरवर्ड तो घटेगा, ये बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड देखिए घट रहा है, बैकवर्ड कांस्टेंट है। जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसलिए फोर्थ वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। बच्चों फोर्थ के बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, आइए देखते हैं। 13 पूछा है भाई आपने, आइए बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए होंगे क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा ये प्रोसेस एक्सो है या इंडो। पता नहीं भाई आपको क्यों नहीं मालूम है, मैंने तो बताया। जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाई गई हैं वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। चाहे आप HI को तोड़ रहे हो, दिस इज एंडोथर्मिक। चाहे आप N2O4 को डिसोसिएट कर रहे हो, दिस इज एंडोथर्मिक। चाहे आप PCl5 को तोड़ रहे हो, दिस इज एंडोथर्मिक। चाहे आप SO3 को तोड़ रहे हो, दिस इज एंडोथर्मिक। चाहे आप अमोनिया को तोड़ रहे हो, दिस इज एंडोथर्मिक। तो जितनी भी थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं दे ऑल आर एंडोथर्मिक। फील करिए बच्चों, आइए अब देखिए SO3 का डिसोसिएशन एंडो है तो SO3 का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एक्सो। एक्सो मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और आपने मुझसे पढ़ा है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो Kc की वैल्यू घटेगी। आप ध्यान से देखिए 298 पर इतना है तो बताइए 500 पर क्या होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो Kc की वैल्यू इससे कम हो जाएगी। ये गलत हो गया, ये देखिए कम हो गया है, ये सही है। ये आप देखिए बढ़ गया है, ये भी गलत है। ये कम हो गया है, ये भी सही है। बात समझ में आ रही है? आपने ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ये फील किया यहां से। अगर एक्सोथर्मिक है तो Kc की वैल्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर लो टेम्परेचर पे 10 की पावर 24 है तो हाई टेम्परेचर पे उससे कम होगा। 10 की पावर 10 भी सही है, 10 की पावर -5 भी सही है। अब क्या करें मेरे भाई, 10 की पावर 24 है यार, तुम टेम्परेचर बढ़ाकर कितना Kc कम कर दोगे बे? निगेटिव पावर में थोड़ी ले आओगे। ये तो तुमने ऑलमोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन बता दी। अनफेवरेबल जिन रिएक्शनों के Kc
जिन रिएक्शंस के केसी 10 की पावर -3 से कम होते हैं, दीज रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, तो ये तो आपने बहुत कम केसी कर दिया, इतना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? सेकंड। अब कोई आदमी एकदम से गरीब थोड़ी ना हो जाए, भिखारी हो जाए, किसी के पास अरबों रुपए और अचानक से वो भिखारी बन गया, ये नहीं होता है। अरबों रुपए हैं, घाटा हुआ करोड़ों में पहुंचा, करोड़ों से घाटा हुआ लाखों में पहुंचा, भिखारी नहीं बन जाएगा। केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, कितना भी घाटा होगा 10 की पावर 10 तक ठीक लग रहा है, 10 की पावर -5 तो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज सेकेंड। बताइए कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। आज का पेपर 60 मिनट में आराम से करने वाला था, 40 तक आप आराम से सही कर सकते थे सवाल। 13 के बाद बच्चों आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, ये आइसोमेरिज्म का सवाल पूछ लिया आपने, मुझे लगा एक भी सवाल नहीं पूछे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और फिर आपने 18 भी पूछा है। अच्छा आइए 17, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये इथाइल ग्रुप लगा दिया, एंड 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक आपको ये दिया है। सवाल आपसे पूछा ये दोनों क्या है मेरे भाई? ये दोनों है साइड चेन आइसोमर। आप साइड वर्ड का इस्तेमाल ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए या साइड चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए, हम उसे चेन आइसोमर कहते हैं। जब प्रिंसिपल चेन में बदलती है तो सिंपली चेन बोल देते हैं, और जब साइड चेन में बदलती है तो एक शब्द साइड भी लगा देते हैं। आप देखिए, प्रिंसिपल चेन में तो कार्बन की संख्या 3 ही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहां पर देखिए साइड चेन में कार्बन है 2, और यहां देखिए साइड चेन में कार्बन है 1, इसलिए साइड चेन में कार्बन की संख्या कम हो गई। ये दोनों साइड चेन आइसोमर है, सो आप टिक करेंगे, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन। रिसेंटली अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ब्लड रेड कलर आपको अगर याद हो फेरिक थायोसाइनेट का बनता है, इसका ब्लड रेड कलर होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे फेरिक थायोसाइनेट को ऐसे कैसे लिख दिया है? बेटा 2 थायोसाइनेट अगर आप हटा दो, तो जब 2 थायोसाइनेट आप हटाएंगे, 2 निगेटिव आप अगर हटाएंगे तो 2 पॉजिटिव ही तो लगाएंगे। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है? ओके, देखिए बेटा, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर कैन बी डिक्रीज। रेड कलर को डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब रेड कलर को डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब आप चाहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। फील करो, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? अकॉर्डिंग टू लीच थैलियर प्रिंसिपल, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट जाए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े, इसी सूरत में ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे ले जाएं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ ऑक्जेलेट, सुनिए, जब ऑक्जेलेट आप डालेंगे तो ये ऑक्जेलेट क्या करेगा? Fe+3 के साथ कंबाइन करके एक हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन करेगा। हाईली स्टेबल
तो ऑक्जेलेट को डालने पर Fe+3 कंज्यूम होने लगेगा और Fe+3 अगर खत्म होने लगेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। एडिशन ऑफ Hg+2, देखिए बेटा Hg+2 थायोसाइनेट के साथ अगेन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो Hg+2 डालने पर भी थायोसाइनेट खत्म होने लगेगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी और रेड कलर की इंटेंसिटी कम होने लगेगी, ये भी सही। एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट ये है मेरे भाई, जब इसको आप डालोगे ये आयनिक कंपाउंड है, टूट कर थायोसाइनेट देगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लगेगी, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, बोथ 1 and 2। ओके बेटा, बाबा समझ में आ रही है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों 18 के बाद आपने 20 पूछा है, 20 भी जरा देख लीजिए। ये रहा भाई 20। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आपको एक बात बताना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे, जस्ट ए मिनट। देखिए, वाटर की टेस्टिंग आपने कॉपर सल्फेट से की होगी, वाटर की टेस्टिंग कोबाल्ट क्लोराइड से भी करते हैं। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड इज ब्लू इन कलर, और अगर इसको कहीं से मॉइस्चर मतलब वाटर मिल जाता है तो ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड में बदल जाता है, विच इज पिंक इन कलर। क्या होता है बेटा, ये भी टेस्ट ऑफ वाटर होता है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जरा यहां पर देख लेते हैं, यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये एक कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट है जिसमें 4 क्लोराइड अंदर जा रहे हैं, ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये बन रहा है। फील करिए बच्चों। देखिए, मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा, क्लोराइड जो होता है ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वाटर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, और क्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस स्टेबल होगा। आप बताइए, मोर स्टेबल चीज क्या लेस स्टेबल चीज में बदलना चाहेगी? नहीं। यस बच्चों, यही कारण है कि दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। वाटर को डिस्प्लेस करना क्लोराइड के बस की बात नहीं है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। याद नहीं करना था, समझना था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या चाह रहा है। इफ टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज डिक्रीज, आपने टेम्परेचर कम किया, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का टेम्परेचर कम अगर करेंगे तो रिएक्शन कहां भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ COCl4 इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज बोल रहे हैं, गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ हेक्साहाइड्रेट डिक्रीज बोलना चाहिए, सही है। इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर इंक्रीजेस, बच्चों ये पिंक कलर है ना, ये तो ब्लू कलर का है, तो पिंक कलर की इंटेंसिटी घटेगी। तो हमें करना क्या था? हाँ, सेकंड आंसर हो गया बच्चों। क्या आंसर हो गया इसका? सेकंड आंसर हो गया। नहीं दिया है क्या? अच्छा 4 दिया है, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? प्रोसेस क्या है? अच्छा टेम्परेचर घटाया है। ओ हो, जस्ट ए मिनट, हम फॉरवर्ड में लिख दिया, एंडोथर्मिक है, यहां का टेम्परेचर कम होगा, सॉरी यहां का टेम्परेचर थोड़ा गुचर मुचर हो जाता है ना, ज्यादा होगा। तो आपने जब टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सॉरी
राइट बच्चों, इसलिए जस्ट मिनट मैं दोबारा बता देता हूं। आई ठीक है, टेम्परेचर को कम किया है, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, वहां जाएगी जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो COCl4 डिक्रीजेस, ये सही है। हेक्साहाइड्रेट डिक्रीजेस, ये गलत है। इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर इंक्रीजेस, ये सही है। सो द आंसर इज 4th। ओके, वो गुचुर मुचुर में थोड़ा गड़बड़ हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर यहां का कम माना जाएगा, बैकवर्ड का ज्यादा माना जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड में जाने पर इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पिंक कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। 4th इज द राइट आंसर। सवाल बहुत ही सिंपल था, इसमें मेन चीज थी कि ये एंडो होगा या एक्सो। कैसे समझाया? वीक लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट बच्चों यही था, बाकी ये सब चीजें नॉर्मल थी। 20 के बाद बच्चों आपने हमसे क्या पूछा है? 24 पूछा है। 24 क्या है भाई? 24 ये रहा। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन, अरे यार बढ़िया सवाल। देखिए जरा बेटा, देखिए एक रिएक्शन है बच्चों H2 + I2 बराबर HI। सुनिएगा मेरी बात। हमने क्या किया है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। तो इसमें कोई शक नहीं है, H2 की कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट होगी, I2 की कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट होगी, और जो तुम्हारा HI है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम 1। ये शुरू की बात है, सुनते ना सब लोग, H2 I2 और HI। अब सुन लो क्या हुआ। इस ग्राफ में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं हमने सिर्फ एक ऐसे स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से बना दी है। एक्चुअली में ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, आने के बाद कांस्टेंट हो गया होगा, तो हमने कांस्टेंट वाली चीज दिखाई है, हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाली चीज नहीं दिखाई है। इज इट क्लियर? अच्छा सुनते रहे सब लोग बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, यहीं पर स्टेबलाइज हो गया होगा, यहीं पर स्टेबलाइज हो गया होगा इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा जो जोन है ये इक्विलिब्रियम 1 का जोन है। इन पॉइंट के आगे इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम 1 का जोन आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके आगे जाएंगे वो सब इक्विलिब्रियम का जोन होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, धीरे से थोड़ा सा H2 बर्तन में डाला। फील करना, जब थोड़ा सा H2 आपने बर्तन में डाला तो H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से थोड़ी बढ़ गई, H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से थोड़ी बढ़ गई। जब H2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड में जाने का मतलब है कि H2 भी घटेगा, I2 घटेगा, और HI जो है वो बढ़ेगा, और दूसरा इक्विलिब्रियम रीस्टेबलाइज होगा। तो फील करिएगा फिर से, ये इक्विलिब्रियम 1 है, जोन है। आपने थोड़ा सा H2 डाला तो I2 तो नहीं डाला, HI भी नहीं डाला, H2 डाला तो H2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। रीस्टेबलाइज कैसे होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, इसकी भी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पर फिर से इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी वो पॉइंट डिनोट करेगा इक्विलिब्रियम 2 को। ये जो बीच का ये जो जोन आया है बच्चों, ये डिस्टर्बिंग जोन है। ये जो जोन आप देख रहे हैं
यहां पे नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, वो अपने आप को रीस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर आकर फिर से तीनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, वो पॉइंट नए इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा। तो आप देख सकते हैं द राइट आंसर इज सेकंड। आप देखिए बच्चों, H2 तुमने बढ़ाया फिर घटाया, ठीक है। अब बे ये I2 काहे बढ़ा रहे हो बे? क्या तुमने I2 भी ऊपर से डाला है क्या? नहीं ना, इसलिए यहां पर गलत है। HI बढ़ना चाहिए, तुम घटा रहे हो, तो यहां पर ये गलत, यहां पर ये गलत। इसमें देखो, ये पहला इक्विलिब्रियम था, इधर की चीज है, तुमने H2 डाला, H2 बढ़ गया, ना I2 बढ़ा ना HI बढ़ा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो रीस्टेबलाइज करने के लिए फॉरवर्ड में भागेगा, तो H2 भी घटेगा, I2 घटेगा और HI जो है वो बढ़ेगा। और ये देखिए दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए स्टेबलाइज हो गया। तो यहां तक ये इक्विलिब्रियम 1 था और ये इक्विलिब्रियम 2 है और ये डिस्टर्बिंग जोन है, डिस्टर्बिंग जोन, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे पूरा ग्राफ सही है, लेकिन S2 की कंसर्न ने बहुत कम कर दी है, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया ये। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। ओके, बहुत ही बढ़िया ग्राफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। सो सेकंड इज द राइट आंसर। ये ग्राफ बिल्कुल सही है, बस जब दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तो S2 की कंसंट्रेशन पहले वाले इक्विलिब्रियम से कम कैसे हो जाएगी? जब H2 कम था तो इक्विलिब्रियम आने पर इतना H2 बचा है, इतना। तुमने ऊपर से H2 और डाल दिया, तो जब दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा तो H2 की कंसंट्रेशन पहले वाले इक्विलिब्रियम से तो ज्यादा ही होगी ना। जबकि आपने देखो क्या कर दिया, कम कर दिया। ये देखो आपने कम कर दिया है, इसलिए ये वाला ग्राफ गलत हो गया। राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। बहुत सुंदर क्वेश्चन, खूबसूरत सवाल। 24 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है। ये रहा 28, आइए देख लेते हैं। बड़ा ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। H2O2 जब डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बनाते हैं तो H2O2 बहुत ही डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट। तो इसको फर्दर कंसंट्रेट करने के लिए मैंने लिखवाया था, सबसे पहले कराते हैं वाटर बाथ डिस्टिलेशन। हमें 30% H2O2 मिलता है, जिसे अपन लोग परहाइड्रोल कहते हैं, जो एंटीसेप्टिक होता है, जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 100 वॉल्यूम होती है, बहुत सारी बातें। फर्दर कंसंट्रेशन इसका बढ़ाते हैं, आपको याद होगा रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से हमें जो H2O2 मिलता है वो 85% होता है। और फिर हम लोग इसका करवा देते हैं क्रिस्टलाइजेशन, हमें प्योर H2O2 मिल जाता है। मैंने हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड पढ़ाते समय यह भी बताया था कि एनसीईआरटी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इन एनसीईआरटी सीधे लिखती है कि H2O2 का रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन कराएंगे तो 85% H2O2 आपको मिलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ऑब्टेन आफ्टर रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, द आंसर इज 85%। फैक्ट है, एनसीईआरटी का नोट्स में पढ़ाया गया है बच्चों। 28 के बाद आपने हमसे पूछा है 32। आइए बच्चों देखते हैं 32 कहां हो, ये है भाई, ठीक है। 32 33 दोनों ही बताने हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में टाइप ऑफ
टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर 3 प्रकार के लिखे हुए हैं। पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर। बच्चों, कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब होता है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल वर्क एज लिगैंड, व्हेन वाटर वर्क एज लिगैंड। आपकी कॉपी पर इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हाँ, पहला वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CrH2O का होल 6Cl3। यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्रोमियम से जुड़े हैं, लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा बच्चों है इंटरस्टिशियल वाटर। देखिए, इंटरस्टिशियल वाटर तब कहते हैं व्हेन वाटर इज सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठा हुआ है, व्हेन वाटर इज सिटिंग इन द स्पेस बिटवीन द मटेरियल पार्टिकल। जिन पार्टिकल से मिलकर वो मटेरियल बना है, तो कितनी भी क्लोज पैकिंग हो बच्चों, उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में जब वाटर फंस जाता है तो उसे इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं। when water is sitting और अच्छा लिख ले, when water occupies space या pores present between मटेरियल पार्टिकल, ऐसे वाटर को हम इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है BaCl2 डॉट ट्वाइस H2, राइट। तीसरा एग्जाम्पल टाइप ऑफ वाटर में मैं रब करना पड़ेगा मेरे को। तीसरा एग्जाम्पल होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। जब वाटर प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, और इसका एग्जाम्पल आपको मालूम है CuSO4.5H2O, जिसे हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं। आपको याद होगा इसका राइट स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ये जो बच्चों बाहर वाला वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये अंदर वाले वाटर और बाहर वाले सल्फेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसीलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। बात क्लियर है? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे आप इसका? थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आपने पूछा है, आइए वो भी देख लेते हैं। इसको हटा देना, क्या है भाई? हाँ बच्चों, इसका भी आंसर में करेक्शन है। ये 2 आंसर में करेक्शन थे बेटा, इसका 4th होगा, आंसर में करेक्शन है। आपका अगर ये क्वेश्चन सही है, आप 5 नंबर और ऐड कर लीजिएगा, वो आपके नंबर माने जाएंगे। ठीक, देखिए एक्चुअली ये सॉलिड है, और सॉलिड है तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे। तो हमारा जो केसी का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज b की पावर 2 इंटू c की पावर 3। अब क्या किया? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, हमने C की कंसंट्रेशन डबल कर दी।
आपको मालूम है कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने सी की कंसंट्रेशन डबल करी, अब व्हाइट पेन से मैं चेंज करने जा रहा हूं जो कि एग्जामिनर बोल रहा है, सी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो डबल किया तो जब ये 2 बाहर निकल कर आएगा तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 के फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। ये खत्म हो गया अंदर से। अगर इस 2 को हम बाहर ले आए तो 2 की पावर 3 8 के रूप में बाहर आया, अंदर से खत्म हो गया। अब फील करो, अगर तुम्हें केसी को सेम रखना है तो इस 8 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो नीचे भी 8 आना चाहिए, तभी 8 से 8 कैंसिल होगा और केसी रिमेन कांस्टेंट। सवाल यह है नीचे 8 कैसे आए? वेरी सिंपल, 8 को 1/8 को मुझे बी के अंदर ले जाना है, तो 1/8 जब बी के अंदर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा? खुद फील करो, 1/2√2 के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि 2√2 आप जरा इसका स्क्वायर करिए तो 2 2 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। 8 से 8 कट गया, केसी फिर से क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है a बराबर 2b + 3c, अगर इसमें c की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो बाहर 8 निकल कर आएगा, केसी 8 गुना हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस 8 को कैंसिल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में भी 8 चाहिए है, और डिनोमिनेटर में 8 तभी आएगा जब b की कंसंट्रेशन 1/2√2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 1/2√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और केसी अगेन बिकम कांस्टेंट। सो द राइट आंसर इज डियर 4। ओके, चलिए अगर समझ में आए तो एक सवाल और बनाते हैं इसके ऊपर। ये आपका इक्विलिब्रियम है, केसी बराबर b की पावर 2 है और c की पावर 3 है। आप करना, मैंने बोला b की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब b की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2 जब ये बाहर आएगा, 2 2 4, 4 के फॉर्म में बाहर आएगा, ये बेकार हो गया। अब अगर ये 4 यहां बना रहा तो केसी 4 गुना हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, तो डिनोमिनेटर में भी 4 आना चाहिए, तभी 4 से 4 कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में 4 कैसे आएगा? यहां पे क्या लिख दो, सोच के बताना कि यहां पर क्या लिख दें जिसका क्यूब करने पर 1/4 आए। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहां पे लिख दें 1/4 की पावर 1/3। अगर ये चीज आप यहां पे लिख देते हैं तो इसका जब क्यूब करेंगे तो क्यूब से ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केसी बिकम अगेन कांस्टेंट। तो बताओ सी की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/4 का क्यूब रूट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 1/4 का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। बात क्लियर है? आई होप इस प्रकार के सवाल आप कर लेंगे। ध्यान रखिए कंसंट्रेशन को चेंज करने पर केसी, केपी या किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 के बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है। ये रहा 35। देखते हैं भाई क्या है। इन केमिकल रिएक्शन A + 2B बराबर 2C + D, A + 2B बराबर 2C + D। स्टेट मेंशन नहीं है तो सबको गैसियस स्टेट में मानेंगे। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स टू A। तो अगर T बराबर 0 पर A की कंसंट्रेशन 1 मोलर मान लें तो B की कंसंट्रेशन होगी 1.5, ये दोनों होंगे 0। आइए चलते हैं इक्विलिब्रियम पर।
इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया है। ये दोनों आपने माइनस कर दिए, यहां पर आइए, 2 मोल खत्म होगा तो 1 मोल जाएगा, x मोल खत्म होगा तो x/2 मोलर खत्म होगा, बचा कितना 1 माइनस x/2। अच्छा बच्चों, ये तो मैं बोलना भूल गया कि x आपने इससे ही क्यों घटाया, हम लिमिटिंग में से x घटाते हैं। ओके, लिमिटिंग में से x घटाते हैं। 1/1 1 आया, 1.5/2 0.75, जो वैल्यू छोटी आती है वो लिमिटिंग होता है, हम लिमिटिंग में से x को माइनस कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन आ जाती है। ये कितना बचेगा, 2 मोल जाएगा तो 2 मोल बनेगा, x जाएगा तो x बनेगा। ये कितना बनेगा, 2 मोल जाएगा तो 1 मोल बनेगा, x जाएगा तो x/2 बनेगा। इक्विलिब्रियम पर आपने इक्वेशन बना ली। आगे देखते हैं, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वर फाउंड टू इक्विलिब्रियम इक्वल अकॉर्डिंग क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A is found equal to the equilibrium concentration of B। इक्विलिब्रियम पर A कितना है 1 माइनस x/2, इक्विलिब्रियम पर B कितना है 1.5 माइनस x। x को इधर लाइए, 1 को उधर ले जाइए, x जब इधर लाओगे तो x माइनस x/2, x/2 बचेगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 0.5 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बच्चों जब x की वैल्यू आपने निकाल ली तो इक्विलिब्रियम पर इनका अमाउंट आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचेगा, मतलब 0.5 बचेगा। ये भी कितना बचेगा 0.5, ये बचेगा 1, और ये 1/2 मतलब 0.5। आपको KC निकालना था, वहां पे जगह कम पड़ रही है, मैं यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं। KC बराबर C की पावर 2 इंटू D की पावर 1 अपॉन A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। B कितना है 0.5, ठीक है, तो 0.5 से 0.5 कट गया, ऊपर आया 1, नीचे आया 0.25, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेगा, 25 चौको 100, तो KC की वैल्यू कितनी आ गई 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नीट का चहेता क्वेश्चन है, बहुत सवाल पूछते हैं वो लोग ऐसे। B की कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन से 1.5 टाइम्स है, अगर A की कंसंट्रेशन 1 मोलर मान ली जाए तो B हो जाएगा 1.5 मोलर, C और D होंगे 0, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0। इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, B लिमिटिंग है, लिमिटिंग में से x को घटाओ, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाओ। ये कितना बचेगा, ये कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पर A और B बराबर है, A था 1 माइनस x/2, B था 1.5 माइनस x, रीअरेंज करके सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू को यहां पे उठा के अगर रख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, उस कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल दिया जाए तो KC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4। सो 4th इज द राइट आंसर। 35 के बाद बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन आपने पूछा है, ये रहा 37। देखिए बेटा ये फैक्ट है, वॉट H2O2 इज मिक्सिबल विद वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। बहुत अच्छा पॉइंट है। H2O2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी में भी मिक्स हो जाएगा, एल्कोहल में भी मिक्स हो जाएगा और ईथर में भी मिक्स हो जाएगा। इन ऑल प्रोपोर्शन, हर कंसंट्रेशन में मिक्स हो जाएगा। इट फॉर्म ए हाइड्रेट ऑफ टाइप। ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि H2O2 जब पानी में मिक्स होता है तो ये अपना एक हाइड्रेट भी बना लेता है,
एक वाटर को अपने से जोड़ लेता है। द राइट आंसर इज H2O2.H2O। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है। ये रहा 42 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट का मतलब ट्रू। करेक्ट का मतलब ट्रू। चलिए, डाइस्टीरियोमर आर नॉन सुपर इंपोजिबल। बिल्कुल सही बात। मिरर इमेज, ओ हो, ये गलत बात हो गई। डाइस्टीरियोमर नाइदर सुपर इंपोजिबल नॉर मिरर इमेजेस। आधा पॉइंट सही लिखा, आधा पॉइंट गलत हो गया, तो इसको फॉल्स माना जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड 2 कायरल सिस्टम है। इसके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं। HOH, HOH, COOH और COOH। आप समझ गए होंगे, दिस इज डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड। लीना टू मीना अगर हम लोग जाएं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड होगा। आपको मालूम है डेक्स्ट्रो या लीवो को पता करने का कोई तरीका नहीं होता है। इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। ये एक रफली तरीका होता है चित्र बनाने का, बस। मीजो क्या होगा? मीजो बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये देखिए, मीजो टार्टरिक एसिड मैंने बनाया है। ये मीजो टार्टरिक एसिड क्यों है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS। आपको अच्छे से मालूम है डेक्स्ट्रो एंड मीजो आर डायस्टीरियोमर। आप ध्यान से देखें, क्या ये इसके ऊपर सुपर इंपोज होगा? नहीं। आधा मॉलिक्यूल सुपर इंपोज हो जाएगा, रिमेनिंग आधा मॉलिक्यूल सुपर इंपोज नहीं होगा, तो ये इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है। एक पॉइंट। क्या इसकी इमेज ये है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी इमेज यहां बननी चाहिए, जबकि इसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज भी नहीं है। हां बच्चों, डाइस्टीरियोमर ना तो मिरर इमेज होते हैं, ना ही सुपर इंपोजेबल होते हैं, इसलिए पहला वाला पॉइंट जो है वो गलत है। क्लियर बेटा? मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव होती है क्योंकि उसके पास POS होता है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब है बाहरी आदमी ने प्रयास किया, और इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब है बाहरी आदमी ने कुछ काम नहीं किया। तुम इनएक्टिव हो अपने खुद के स्ट्रक्चर के कारण, हमने तुम्हें इनएक्टिव नहीं बनाया। तुम साले पैदा ही हुए थे इनएक्टिव, क्योंकि तुम्हारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। जबकि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव पैदा नहीं होता है, वो तो डेक्स्ट्रो और लीवो के एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। हम बाहरी आदमी, बाहरी लोग इन दोनों को जबरन मिलाकर इनएक्टिव बनाते हैं। तो दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, दिस इज ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इसलिए मॉलिक्यूल हैविंग मीजोफॉर्म इज इनएक्टिव बिल्कुल सही है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन ये गलत हो गया। मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन आर ऑलवेज एक्टिव, बिल्कुल गलत। आपके सामने ये टार्टरिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर बने हैं। टार्टरिक एसिड के पास 2 कायरल कार्बन है,
लेकिन एक स्ट्रक्चर एक्टिव है, दूसरा स्ट्रक्चर इनएक्टिव है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिनके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे वो हमेशा एक्टिव होंगे? बिल्कुल गलत। वो एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आइसोमर ऑलवेज हैव सेम डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। आइए देख लेते हैं। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन Pm इक्वल टू DRT, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, R तो जन्म से कांस्टेंट होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाँ बच्चों, आइसोमर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो। जब मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, तो डेंसिटी भी सेम होगी, इसलिए चौथा वाला सही है। तो इन चार स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तो 42 का आंसर होगा 1। ओके, 42 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 45। ये बच्चों देख सकते हैं 45। आइए देखिए, डाइक्लोरोबेंजीन, आपको मालूम है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये देखिए बच्चों, ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और ये पैरा डाइक्लोरो। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 3 प्रकार का हो सकता है। आपने इसका एक बार क्लोरीनेशन और कराया, एक Cl आप और लगाना चाहते हैं, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में बदलना चाहते हैं। चलो फील करिए बच्चों, देखिए अगर ऑर्थो वाले में तीसरा Cl यहां पे आया, ध्यान से तो देखेंगे, ए लिख दे रहा हूं, मान लो यहां पर आया, तो आपका जो ट्राइक्लोरो बनेगा वो बनेगा 1,2,3। कहीं से भी नंबरिंग करके देख लो। ठीक, अगर तीसरा क्लोरीन आप यहां पे लगाते हैं मान लीजिए, तो आपका जो ट्राइक्लोरो बनेगा वो ये बनेगा 1,2,4, दोनों अलग अलग है। अगर आप तीसरा क्लोरीन यहां पे लगाते हैं यहां पर, तो आप देखिए वापस से बी बन जाएगा। नंबरिंग यहां से कर दीजिएगा 1 2 3 4, 1,2,4 वापस से ये बन जाएगा, बनाना बेकार है। और अगर आप तीसरे क्लोरीन को यहां लगाते हैं तो वापस से ए वाला बन जाएगा 1 2 3, ये बन जाएगा। तो ऑर्थो डाइक्लोरो में तीसरा Cl अगर आप लगाते हैं आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन और 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा मेटा में देखते हैं। अगर तीसरा क्लोरीन आपने यहां पे लगाया तो एक आपको ये मिल जाएगा 1,2,3, नो डाउट। अच्छा, अगर तीसरा क्लोरीन आपने यहां पे लगाया तो एक अलग मिलेगा आपको। IUPAC का खेल है बच्चों, जब आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, 1,2,4 अलग मिल रहा है। अगर आपने क्लोरीन यहां पे लगाया तो बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 1,3,5।
ये मिलेगा आपको, राइट। अगर आप अपना सीएल यहां पे लगाते हैं तो वापस से आपको बी वाला मिलेगा यहां पे लगाने पर। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बनाकर देखिए, ये मेटा था, आपने तीसरा सीएल यहां लगाया, तो अब की बार जब नंबरिंग करेंगे तो यहीं से तो करेंगे, 1 2 3 4, दिस इज 1 2 4, जो आप पहले बना चुके हैं, रिपीट नहीं किया जाता है कभी भी आइसोमर। तो मेटा वाले का जब ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तीसरा सीएल लगाएंगे, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आइए जरा पैरा वाले में बेटा, तुम यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 4। यहां लगा दोगे तो 1 2 3 4, 1 2 4, यहां लगा दोगे तो 1 2 3 4, 1 2 4, सिंगल प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं सवाल। इन्होंने पूछा ये X हम क्या ले लें जिसमें तीसरा क्लोरीन लगाने पर जो ट्राइक्लोरोबेंजीन बने सिर्फ एक प्रकार का बने, तो एक प्रकार का तभी पॉसिबल है जब X क्या होगा, पैरा। ओके, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराए। उम्मीद करते हैं आप टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं। खूब मेहनत से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, असाइनमेंट के सवाल लगाइए। आप एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़िए, अब ये समय एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं है। आप बस नोट्स और असाइनमेंट को अच्छे से कर कर पेपर दीजिए, और इन टेस्ट पेपर्स को जब हम डिस्कस कर दें तो उसके बाद एक बार लगाने का प्रयास और करिए। बच्चों, याद दे रहे हैं बच्चों, 16 जुलाई को शायद ये हमारा टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट है। और इसके बाद हम चालू करेंगे मॉडल पेपर। मेरे मन में है मैं 5 टेस्ट लूंगा, 5 मॉडल पेपर में लूंगा, तो 10 पेपर ये और 5 पेपर ये, रट के जाना। अब बस बुलवाओ नहीं हमको, सिर्फ समझो मेरी भावनाएं कि क्या हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर से अगले टेस्ट पेपर में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जी जान से पढ़ते रहो। कोई दिक्कत हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।